अश्विनी मिश्र भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत मंडपम में भारत ने इतिहास रचा है। भारत की अध्यक्षता में G20 में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से, आम सहमति से दिल्ली घोषणा पत्र को अंगीकार किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। और अभी विधिवत वो पूरे का पूरा तकरीबन 83 पैरे का वो घोषणा पत्र भू राजनीतिक स्थितियों को बताता है, आगे की आर्थिक रणनीति को बताता है और साथ ही साथ किस तरीके से बेहतर विश्व के निर्माण के लिए मानव केंद्रित विकास को ध्यान में रखते हुए बेहतर विश्व का निर्माण कर सकेंगे, इसका खाका दुनिया के सामने भारत ने रखा है। हमारे साथ इस स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर श्रीराम चौलिया जी हैं। स्वागत है आपका श्रीराम चौलिया जी। किस रूप में देखते हैं? लोगों के मन में बड़ा कयास था कि दिल्ली डिक्लेरेशन होगा नहीं होगा, लेकिन हर असंभव को संभव कर देना हमारे वर्तमान नेतृत्व का कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अनिश्चितता थी, वो अनिश्चितता के बादल कैसे छटे, कैसे कटे और एक कैसे सर्वमान्य आम सहमति बनी। जी अश्विनी जी, ये कूटनीतिक विजय, इसका श्रेय मैं दूंगा हमारे जो साख हैं अभी आज विश्व स्तर पर, उसका हमने आज परिचय दिया है। देखिए, एक होता है शक्ति बनने के लिए, महाशक्ति बनने के लिए कि आर्थिक विकास तेज़ हो, सैन्य शक्ति हो उसकी, और अनेक देशों पर प्रभाव हो अनेक प्रांतों में, वो उन सभी का एक तरह से एक समागम आज हमने G20 में देखा। उसके बलबूते ही ये नतीजा निकला है। और देखिए, भारत के जितने भी G20 सदस्य हैं उन सभियों के साथ बहुत ही मजबूत सामरिक संबंध है, ज़्यादातर देश जो वहाँ पर हैं। और देखिए, भारत के G20 अध्यक्षता पर पानी फेरना या मज़ा किरकिरा करने का अगर किसी का इरादा भी था तो उन्होंने मन बदला है। वो इसलिए है क्योंकि भारत की जो छवि है वो इतनी ऊंची है कि हमारी G20 को कोई परास्त नहीं कर सकता। आप देखकर आगे आप देखें जो स्टैंडर्ड अभी हमने बनाया है और जिस क्या कहते हैं कटिबद्धता के साथ जो भी हमारे जो G20 के ध्येय थे, लक्ष्य थे, वो सारे परिलक्षित थे अभी जो साझा घोषणा पत्र आए हैं। इसका मतलब ये है कि भारत को ना करने वाले देश कम होते जा रहे हैं और भारत का नेतृत्व चाहने वाले जो देश हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी को विश्व गुरु कहते हैं। और इसी को ग्लोबल साउथ का वो कहा भी गया कि ग्लोबल साउथ के एक स्पोक्स पर्सन के रूप में, लीडर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज और उसके प्रवक्ता के रूप में दुनिया एक बार कहीं ना कहीं भारत को देख रही है। प्लेनेट, पीपुल, पीस और प्रॉस्पेरिटी, ये डिक्लेरेशन के हमारे मूल बिंदु रहे। किस तरीके से अगर देखें तो ये भी कहा गया कि अब तक के G20 सम्मेलनों में डबल से ज़्यादा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए, इतनी ज़्यादा समग्र रूप में देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को जोड़ते हुए इस तरह का आयोजन किया गया। आज ये दुनिया ने भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत को दुनिया की ज़रूरत तो है, लेकिन सही ये भी है कि दुनिया को भी भारत की ज़रूरत है। बिल्कुल अश्विनी जी, आपने सही कहा। 80 से ज़्यादा पैराग्राफ हैं और इन सभियों में हमने गहराई तक जाकर जो मूलभूत मुद्दे हैं, खासतौर पर विकासशील जगत के लिए, डेवलपिंग एंड इमर्जिंग जो हम कहते हैं, उन दोनों को मिलाकर जो विकासशील जगत है, उन सब के मुद्दों को हमने आगे लाए हैं और इन्हें प्राथमिकता दी है। जो पहले हमारी अनदेखी हुआ करती थी, अब वो ज़माना नहीं रहा और भारत नेतृत्व कर रहा है इन सब का। अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता, देखिए, अफ्रीकन यूनियन को एक स्थायी सदस्यता मिलना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ ये देखिए, ये 1.4 बिलियन, 1.4 बिलियन लोगों की आबादी अफ्रीका में, 55 देश हैं और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और के अलावा और कोई देश था ही नहीं G20 में अफ्रीकी भूभाग से। तो उन सबको आज हमने रिप्रेजेंटेशन दिलवाया है। तो देखिए, एक तरह से ग्लोबल डेमोक्रेसी आप कहते हैं ना कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बने और जिसमें सभी सहभागी हो, जिसमें सभी की इज्जत हो और सभी की वाणी को सामने रखा जाए और सुने, लोग सुने। तो ये मेरे ख्याल से हम बहुत बड़ी उपलब्धि है इस G20 समिट। और जिसको कहा जाता है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिविडेंड, उसका कहीं ना कहीं लाभ मिले। एक और बात जो कही गई वो महत्वपूर्ण ये है कि भारत ने लाइफ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही दिया हुआ शब्द है कि लाइफ इन एक पर्यावरण के अनुकूल लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, और साथ ही साथ लो कार्बन एमिशन साथ क्लाइमेट फंड की भी बात की गई। ये किस रूप में देखते हैं कि एक
अग्रदूत के रूप में भारत है, क्योंकि कार्बन एमिशन के लक्ष्य को भारत ने अपने लक्ष्य से पहले ही हासिल कर लिया। जी हाँ, और इसी वजह से जब हम जलवायु विषय पर बात करते हैं तो सभी सुनने को राज़ी हैं। और मैं तो कहूँगा ये जो ग्रीन डेवलपमेंट का जो पूरा दिल्ली साझा घोषणा पत्र में निकला है, उसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी नए लक्ष्य हमने तय कर रहे हैं। पहले बिलियंस में बात होती थी, अमिताभ कांत जी हमारे शेरपा कह रहे थे कि अब ट्रिलियंस में बात हो रही है कि क्लाइमेट फाइनेंस, वित्तीय सहायता जो चाहिए विकासशील जगत को, वो G20 लीडर्स ने एंडोर्स किया है। तो मैं तो कहूँगा एक साथ साथ एक बायोफ्यूल्स अलायंस का भी ऐलान हुआ है। ये सब जो हैं नए दिशा में लेके गए हैं, सकारात्मक दिशा में। प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहा है कि हम एक तो देखिए कार्बन एमिशंस काटना, कोयले की खपत कम करना वगैरह वगैरह, वो एक चीज़ है, लेकिन साथ साथ बदलाव कैसे लाए, वो सिर्फ कार्बन एमिशन कट करने से नहीं होगा। जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी को कहीं ना कहीं लेके आना पड़ेगा, और उसी क्रम में ग्लोबल फ्यूल अलायंस की भी आज घोषणा की गई। किस रूप में देखते हैं जो भारत ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको डिफिनीशन के साथ साथ इसके स्वरूप को भी पूरी दुनिया ने माना। इसके पहले न इसको परिभाषित किया गया था, भारत ने उसको व्याख्यायित किया, स्थापित किया, और आज दुनिया ने माना भी, और उसको शेयर करने के लिए भी दुनिया तैयार है। जी, ये एक नई उभरती हुई विषय है, एंड इस पर सहमति बनाना काफ़ी कठिन था, लेकिन क्योंकि इसमें भी भारत एक अग्रणी देश है, हमारी UPI, हमारा जो GPay सिस्टम, ये सब जो हमने बना रखा है, भीम वगैरह, इन सब को जैम जो हम कहते हैं JAM, इन सब से देखिए विश्व काफ़ी प्रभावित हुआ है। लोग अभी G20 समिट पर हम लोग हैं अश्विनी जी, कई विदेशी जो यहाँ पर आए हैं डेलीगेट्स, वो कह रहे हैं कि हमें भी अपने फ़ोन पे आपके जैसा, भारतीयों के जैसा UPI चाहिए। और ये केवल विकासशील देशों से नहीं, विकसित जो देश हैं वो लोग चाहते हैं कि भारत ने ये कैसे करिश्मा किया और हम भी अपनाना चाहते हैं। और वही भावना लीडर्स के लेवल पर भी, नेताओं के लेवल पर भी दिखी। जयशंकर जी हमारे जो विदेश मंत्री, वो कई बार कहते हैं जहाँ पर भी वो जाते दुनिया में, वहाँ के राष्ट्रपति या उनके समकक्षों से मिलते हैं, तो वो सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि हमने सुना है कि आपके यहाँ करोड़ों लोगों को डिजिटल पेमेंट्स भुगतान दिए जा रही है, कैसे मुमकिन है, आपने कैसे किया? और भारत ने कहा कि हमारी विशेषज्ञता है, हमारे अनुभव हम साझा करके, इससे पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो कहते हैं डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं, इन पर चर्चा हुआ है, इन पर सहमति हुई है, और भारतीय मॉडल जो है वो उसका अब अनुसरण हम देखेंगे विश्व भर में G20 के माध्यम से। हाँ, वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं लोग। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई अभी, भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, G20 का डिक्लेरेशन दिल्ली के लिए, दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए अगर याद किया जाएगा तो इतिहास में आने वाले दशक में, भविष्य में इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भी याद किया जाएगा। किस रूप में देखते हैं, कितना बड़ा रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से प्रभाव डालने वाला ये युगांतकारी कदम? जी देखिए, ये जो कॉरिडोर हैं, ये मैं मानता हूँ कि चीन की जो बेल्ट एंड रोड, BRI कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका मुकाबला कर सकती है। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। देखिए, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर, और सब सारे प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, और सबने अपने अनुसंधान के साथ साथ अपनी आगे की रणनीति को भी साझा किया। जो बाइडेन ने भी कहा, इस को-चेयर थे उसमें। इससे पहले खासतौर पर मध्य पूर्व में हमारी I2U2 हुआ करती थी, इसराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और UAE अमीरात। तो वो पहले से ही एक तरह से एक समूह की तरह बने हुए थे, कोएलिशन की तरह। और अब ये जो नया कॉरिडोर है, अगर इसको हम कार्यान्वित करें तो मैं समझता हूँ कि चीन की जो भू राजनीतिक का जो साया था पूरे विकासशील जगत में, उसको कम किया जा सकता है। जो डेमोक्रेसी से, हम सब ज़्यादातर डेमोक्रेसी, हालांकि मध्य पूर्व में नहीं है सारे, लेकिन खासतौर पर US और इंडिया, हमारी जो सामरिक साझेदारी है, उसको एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेरे ख्याल से ये जो नया कॉरिडोर है, अगर ये इसे हम अमल में ला सकते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी फर्क पड़ेगा उन क्षेत्रों पर और हमारे नेतृत्व पर, वैश्विक नेतृत्व पर, वैश्विक नेतृत्व पर, हमारे साख पर, और साथ ही साथ जो एक विस्तारवादी सोच है, उस पर भी हम एक सवाल लेंगे। क्योंकि जो ऋण थे, ऐसे देश जो ऋण के लेने के कारण संगठन विशेष से न लेकर किसी देश विशेष से ऋण लेकर लोग दबे रहे, दिवालिया होने के कगार पर पहुंचे, जिनको अलग तरीके से आर्थिक सहायता भी मुहैया की गई। इस दिल्ली डिक्लेरेशन में किस तरीके से डेट क्राइसिस जो है ऐसे देशों की, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए? जी देखिए, जब से कोविड और यूक्रेन युद्ध हुआ है,
विकासशील जगत में कई देशों में बहुत बड़े वित्तीय संकट हैं और श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देश में तो पूरा दिवालिया निकाल ही दिया था उन्होंने। तो इस परिप्रेक्ष्य में G20 में सहमति हुई है कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग जो कहते हैं कि मतलब अच्छा आपका कर्ज है लेकिन आपका जो वापस पेमेंट का जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उन सब में जितनी ज़्यादा रियायत मिले, जितनी ज़्यादा सहूलियत हो विकासशील देशों को जो कि जूझ रहे हैं बहुत बड़े आर्थिक संकटों से, वो उतनी ज़्यादा उनको मिले। अश्विनी, आपको रोकना चाहेंगे एक मिनट के लिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को ताज़ा तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। हमने जैसे कि बताया था कई द्विपक्षीय बैठकें भी जो है वो इंगित की गई थी